नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई और बेहतरीन दिल को गुदगुदाने वाली और आप लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाने वाली एक नई कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ इस कहानी को भी आप लोगों का प्यार और सहयोग और मेरे चैनल को आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है ये मेरे चैनल की आखिरी कहानी हो। रीज़न क्या है ये मैं अच्छे से आप लोगों को एक वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी। बिना आप लोगों को कुछ बताए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। लेकिन फिलहाल तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली स्नेह और मोह के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, कहानी को पूरे दिल से सुनिएगा, स्किप बिल्कुल मत आप लोग कीजिएगा। क्योंकि शिविका मिश्रा जी की कहानी कुछ ऐसी होती है कि अगर इनकी कहानियों को आप लोग स्किप करके सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या होगा। अग्नि और अंक, मिस्टर विक्रमादित्य रंधावा और अलकनंदा, इन दोनों की जोड़ी को आप लोगों का भरपूर प्यार मिला है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का उतना ही प्यार मोह और स्नेह को भी मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। हे भगवान, क्या गलती थी मेरी। मानता हूँ 100 दुख होंगे सबको, जो मुझसे भी बड़े होंगे लोगों को, पर मेरा भी दुख कम नहीं है। अरे क्या ज़रूरत थी सबसे लास्ट में मेरा नंबर लगाने की, और अगर लगाना ही था तो उन 4 देवियों से पहले ही लगा देते, जैसे मेरे बाकी भाइयों का लगा दिया। पर नहीं, आपको तो मज़ा आया होगा ना सोच के कि इस भोली शक्ल, प्यारे से दिखने वाले बच्चे की शक्ल को इसकी शादी का नंबर आते आते उस सड़क के डॉबर की तरह कर देंगे। कब तक भगवान, अब सहन नहीं होता सबकी फरमाइशों का बोझ ढोते ढोते। मेरे सुंदर कंधे थक गए हैं। आपको तनिक भी दया नहीं आती मुझ पर कि भरी जवानी तक आते आते मेरी अभी वाली खूबसूरत जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी। हैरान नहीं होना है, अभी ये 15-16 साल का गोल मटोल सा लड़का अभी हाथों में पकड़े हुए सापर संभाले मंदिर के सामने खड़े होकर ये सिकवे क्यों कर रहा है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है। खैर, उसका फ़ोन बज उठा तब तक। देखा देखा, सुकून से शिकायत भी नहीं करने देते मुझे ये ज़िला घोषित घर के लोग। बोलते हुए उसने 100 पर मंदिर की सीढ़ियों पर पटका और फ़ोन रिसीव किया। चमनलाल, उधर से कान फाड़ू आवाज़ गूंजी तो उसने बुरा मुंह बनाया। दादी, फोन में धीरे बोलो, तब भी सुनाई देता है। गला मत फाड़ो, इतना आसपास की सोते हुए बच्चे जग जाएंगे। अब आपका तो कुछ होगा नहीं, दिल की जगह पर सीमेंट की कोटिंग जो है आपके। अरे नास पीटे, मेरी छोड़, सामान लेने गया था कि सामान बनाने। मेहमान आ जाएंगे तब आएगा, उनके सामने हमारी नाक कटवाने। उधर से उसी तरह जवाब आया। नाक है आपके पास दादी, बैठे बैठे नाक मुंह गाल आपका फूल कर जो एक सा हो गया है। समझ आता भी आपको कि नाक कहाँ है और मुंह कहाँ है। वो कान से फोन दबाता हुआ शॉप पर उठा, स्कूटी की तरफ जाता हुआ बोला। चमनलाल, आवाज़ फिर गुस्से में गूंजी तो घर आ तू, फिर तुझे बताती हूँ, ज़्यादा सर चढ़ गया है हमारे। ये बार बार चमनलाल मत बोला करिए, भगवान कसम जहर लगता है इस युग में भी। आपको कोई और नाम नहीं मिला क्या? बेटे हुए तो सबके नाम के साथ नाथ लगा दिया, समझ आता है, पर पोते हुए तो लाल। अरे बड़े भाइयों का तो समझ आता है, कम से कम मेरा तो ढंग का रखती। मेरा नाम चुनमुन है, वही बोल दीजिए कम से कम, उसमें तो काफ़ी अच्छा है। और हाँ, आ रहा हूँ घर ही। बोल उसने फ़ोन काटा और स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी। आगरा शहर का एक छोटा सा मोहल्ला, जहाँ एक बड़ा सा पुराना घर जिसकी पर की गई महीन नक्काशी अब भी बरकरार थी। हवादार खिड़कियाँ और कुछ पुरानी कलाकारी। आखिर आगरा का घर है तो खास तो होगा, जिस पर खुदा हुआ लिखा है कुंती भवन। सफ़ेद नीला रंग समेटे उस व्यस्त मोहल्ले का सबसे अच्छा तो नहीं, पर हाँ सुंदर घर माना जा सकता है। सामने बड़ा सा पुराने समय का दरवाज़ा, जिसके खुलते ही गैलरी, जिसके एक तरफ बैठक और दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा, फिर बड़ा सा आंगन जिसके बीचों बीच लगा तुलसी का पौधा। उसी आंगन के चारों ओर बने बरामदे में कमरे और गेट के ठीक सामने वाले बरामदे में बनी हुई रसोई और उसके किनारे लगी हुई मसहरी यानी कि चारपाई और बेड का मिश्रण, जिस पर अभी अभी अपने घर के सबसे छोटे पौत्र की वाट लगाने के लिए दरवाजे की तरफ देखती हुई
एक 70 साल की मोटी सी महिला, सफ़ेद सूती साड़ी, गले में कंठी, हाथों में सोने के कड़े और मुख पर गुस्सा लिए बैठी है, जिनका ही नाम है कुंती। इनके स्वर्गवासी पति कमलनाथ त्रिवेदी ने बड़े प्यार से ये घर बनवाया था और इस तरह बनवाया था कि उनका पूरा परिवार हमेशा एक साथ रहे। कमलनाथ और कुंती के 3 पुत्र और 1 पुत्री, दीनानाथ, रामनाथ, बैजूनाथ, जिनकी 3 गृहलक्ष्मी राधा, सरिता, सुनीता और 1 पुत्री सोमवती, जिनके पति देवराकेश तिवारी। इन सब के विवाह और उसके बाद के जीवन की पूरी जिम्मेदारी अभी भी अम्मा जी यानी कुंती देवी के हाथ में ही थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। दीनानाथ के 3 संतान, पहले जीवनलाल, दूसरी विभावती और तीसरी कलावती। रामनाथ की भी 3 संतान, पहले रमनलाल, दूसरी इलावती और तीसरे और शायद भगवान की इच्छा से दोनों संतानों से काफ़ी छोटे, चमनलाल उर्फ चुनमुन, जिनसे आपका मिलना हो गया है। और अब आप इस जिला घोषित घर, उपाधि और नाथ, लाल और बती का मतलब भी समझ गए होंगे, और ये भी कि ये शुभ नाम कुंती देवी ने ही रखे होंगे। पर दिक्कत की कोई बात नहीं, सारे नामों के पीछे लगे लाल और वती फिलहाल इस घर के महान बच्चों द्वारा उड़ा दिए गए हैं, पर सिर्फ घर के बाहर। खैर, कहानी के मुख्य किरदार, जिनके पिता श्री बैजूनाथ की मात्र 1 पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, नाम स्नेह मतलब स्नेहवती द्विवेदी, उम्र 20 साल। पर खैर, 14 लोगों के पारिवारिक का आशियाना कभी कभी 16-17 भी बन जाता है, कैसे सब पता चलता रहेगा। फिलहाल तो आज की बात सुनिए। रसोई से उठ रही अच्छी महक से और सबकी अफरा तफरी को देखते हुए बता देते हैं कि आज विभावती उर्फ विभा को देखने वाले आ रहे हैं, जिसके लिए तीनों बहुएं अपनी बहुओं मतलब जीवनलाल और रमनलाल की बीबियां रीमा ज्योति के साथ फुल स्वैग में थीं। अम्मा जी, चुनमुन आया नहीं अभी तक, वो ज्योति कह रही है रिफाइंड खत्म हो गया है, पूड़ियाँ तलना बाकी है अभी, राधा किचन से निकलते हुए बोली। उसी की राह तो देख रही हूँ बहुरिया, आने दो, टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी उसके। हाथ भर का छोरा मेरे मुंह लगता रहता है, ये पैदा ही इसलिए हुआ है कि मेरे सर पर नाचे, कुंती देवी भन्नाई। अम्मा जी, बच्चा है और फिर सबसे छोटा भी। सरिता जल्दी जल्दी रसोई से निकल कर बोली, अब चहेते बेटे की बुराई माँ को कैसे अच्छी लगती। तुम चुप रहो बहुरिया, सब तुम सबका किया धरा है, आज तो छोड़ूंगी नहीं इस लड़के को। क्या लगता है मेहमानों के आने से पहले हंगामा होगा या फिर उनके सामने? बरामदे में झाड़ू कंधे पर रखी हुई खड़ी कला बोली, जो फिलहाल पजामी सूट पहने दुपट्टा बेदर्दी से लपेटे बैठक साफ कर रही थी। तो ईला ने मुंह में नमकीन भरकर उसकी तरफ देखा, जो कि अभी बस मेहरबानी से ब्रश करके बालों को चिमटी से इधर उधर संभाले किसी कबाड़ से आई हुई लग रही थी। शर्त लगा ले, कुछ नहीं होगा, बहुत ड्रामेबाज है चुनमुन, सब सेट करके ही आएगा, सेट ही करके ही आए, बस जो लोग विभा दीदी को देखने आ रहे हैं पता चले दादी का मुंह देखकर भाग जाएं। अरे कुछ नहीं होता, इला बेफिक्री से बोली। अब वहाँ खड़ी खड़ी तुम दोनों क्या कर रही हो, शकल सुधार लो जरा तुम लोग भी, और विभा को देखो तैयार हुई कि नहीं। कुंती देवी दूर से उनकी खुसुर फुसुर सुनकर बोली। लड़के वाले हमें देखने नहीं आ रहे दादी, इला वहीं से चिल्लाई। तो मुंह पर 1 किलो कीचड़ और पोत लो, ताकि लड़के वाले जान जाएं कि हम सिर्फ लड़की की मुंह दिखाई के लिए ही उसका मुंह धुलवाते हैं। कुंती देवी गला फाड़कर चीखी, जिसका रत्ती मात्र इला और कला पर असर नहीं हुआ। सबके सब एक जैसे हैं, आने दो दीनानाथ को, आज सबकी खबर लेती हूँ। फिर पता नहीं कहाँ रह गए तीनों, अब दुकान बंद कर देते। और तो और जीवनलाल और रमनलाल भी ना जाने कहाँ है। अरे वो छोटी बहू, वो दोबारा चिल्लाई। जी अम्मा जी, किचन से एक सुनीता आती हुई बोली। तुम्हारी रानी बेटी कहाँ है, अभी भी किताबों में घुसी है तो निकालो उन्हें बाहर और कहो जाकर चमनलाल को पकड़ कर लाए। पता नहीं कहाँ रह गया, नाश्ता लेने भेजा था अभी तक नहीं आया। जी अम्मा, अभी बुलाती हूँ। बोल वो पीछे वाले बरामदे से लगे हुए कमरे की तरफ भागी। स्नेह स्नेह आवाज़ गूंजी तो वो जो किसी किताब में उलझी हुई थी एकदम पलटी। खुले हुए घुघराले लंबे बाल, सफ़ेद सूट सलवार, नीला लहरिया दुपट्टा
और खुली हुई रंगत और सबसे खास वो खामोश सी गहरी सुर्ख आंखें। पता नहीं नाम का असर था या फिर कुछ और, वो सुर्ख हल्की लाली लिए आंखें जिसमें वाकई स्नेह ही झलकता था सबके लिए। उसने माँ की आवाज़ सुनते ही किताब बंद कर दुपट्टा संभाल लिया और कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। जी माँ, वो बाहर आते ही बोली। उसकी आवाज़ की खनक ही ऐसी थी कि सुनीता जी, जो कुछ झुठला कर आई थी, एकदम शांत हुई। अम्मा जी चिल्ला रही हैं, तू जाकर देखना चुनमुन कहाँ रह गया है। तेरी सुन तब भी लेता है वो। देख बेटा, तेरे पापा और ताऊ जी आने वाले होंगे, उससे पहले ले आ उसे। और शाम तक विभा को देखने वाले भी तो आ रहे हैं। जी ठीक है, मैं ले आती हूँ, आप रुकिए, पापा और ताऊ जी के आने से पहले ही ले आऊँगी। बोलते हुए वो पैर में चप्पल डालकर भागी। ओए ये ले, इला उसकी तरफ क्लचर उछाल कर बोली, वरना तेरी शिद्दत से सजोए बाल जो पहले से ही शुरू और अंत समझ नहीं आते और गोल हो जाएंगे। तो उसने मुस्कुराकर क्लिप लिया और उसमें बाल समेट कर निकल गई। आते वक्त नुक्कड़ से पेठे के डिब्बे जरूर ले आना, पीछे से कुंती जी चिल्लाई। जी दादी, वो गैलरी पार कर बोली और आगरा की गलियों में लंबे कदमों से दौड़ गई। दूसरी तरफ मोह नाम में ही सार छिपा है, पर फिर भी हम बाप होकर जान ही नहीं पाए उसके प्यार जताने और निभाने का क्या तरीका है। वो कुछ अलग है निहार जी। सामने खड़े शख्स की बात सुन पीछे कांजीवरम साड़ी पहने खड़ी हुई 47 साल की महिला झट से बोली। याद है मुझे, जब आपसे शादी करके हम आए थे इस घर में। 4 साल का था वो, पर कितना शांत सा बच्चा था, बिल्कुल अपनी शर्तों से जीने वाला। विवेक के होने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं देखा हमने। चाहता तो अपना हक आप पर से बढ़ जाने पर विद्रोह करता, पर नहीं, वो वैसा ही रहा। कई बार तो हम खुद हैरान रह जाते कि माँ एहसासों से बोलता है हमें कि बस शब्द ही हैं उसके मुंह में। आपकी कोई गलती नहीं है, हम ही अपने बेटे को समझ नहीं पाए नीता जी, इसलिए शायद वो किसी खोल में बंधा हुआ है। वो भरे गले से एकदम बोल पड़े तो उन्होंने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा। ये हैं 55 साल के बेहद प्रभावी व्यक्तित्व के मालिक निहार चंद्रवंशी और उनकी पत्नी नीता चंद्रवंशी। निहार, समय हो गया है, चलिए। आवाज़ बाहर से आई तो वो दोनों तुरंत बाहर की तरफ निकले। सामने खड़े थे उनके बड़े भाई नीलेश चंद्रवंशी और उनकी पत्नी पद्मा, और एक बेटा अनुज चंद्रवंशी और उनकी पत्नी विनीता। ये आगरा शहर के सबसे बड़े गोल्ड के व्यापारी, ये उनका पुश्तैनी काम था जो दोनों भाई मिलकर संभालते थे। नीलेश अपने स्वर्गीय पिता गिरधारी लाल चंद्रवंशी के हिसाब से कुछ सख्त मिजाज के थे। आज तक उनकी पुश्तों में भी किसी ने प्रेम विवाह नहीं किया था। उसी का पालन करते हुए इन्होंने अपने छोटे भाई की पत्नी के निधन के बाद एक बेटा होते हुए भी उनकी दूसरी शादी कराई और अपने बेटे के भी शादी की। और अब निहार और नीता के छोटे बेटे विवेक की शादी देखने जा रहे हैं। हाँ, सही सोच रहे हैं आप। दीनानाथ इनके अंडर अपने कपड़ों के व्यापार के लिए कुछ मदद के लिए आए थे। फिर उनकी ईमानदारी और समय सीमा के अंदर पैसे लौटाने की आदत से खुश होकर उन्होंने अपनी बेटी विभावती को अपने घर की बहू बनाने का निर्णय ले लिया। निहार, आपने मोह को फ़ोन किया था? जी बड़े भैया, किया था। वो कुछ ज़मीन का सैंपल चेक करवाने गया था, बोला है समय से पहुंच जाएगा। लड़की वालों के घर एड्रेस दे दिया है मैंने। समझ नहीं आता मोह का कोई भी विचार, हमें बना बनाया बिजनेस है। विवेक और अनुज भी तो साथ काम करते हैं हमारे, एक बस उसे ही खेती किसानी करने का विचार आया। मानते हैं वो जो करता है अच्छा करता है, पर फिर भी ऊपर से ये विवाह अभी नहीं करने का फैसला। 28 के हो गए हैं वो कुछ गुस्से में बोले। आप भी ना क्यों गुस्सा होते हैं देवर जी से? मोह आता तो है घर, तो उससे कहा करिए। पद्मा कुछ चिढ़कर बोली। सुन तो वो लेता है, पर कभी देखा है हमारी बात मानते हुए उसे आपने? चिंता होती है हमें, क्या होगा आगे ना जाने। खैर आप सब चलिए, और निहार आप कहिए उसे फ़ोन करके कि समय से उपस्थित हो वहाँ। और विवेक, उसे भी निमंत्रण दे हम चलने का। वो कुछ चिल्लाकर बोल पड़े तो उनकी आवाज़ सुन आया था उसी फॉर्मल कपड़ों में एक बिल्कुल तैयार विवेक एकदम आधी की रफ्तार से उनके सामने खड़ा हो गया। निहार, हमने कहा वो आप कर दें। वो विवेक पर पैनी नज़र डालकर बोले।
जी बड़े भैया, निहार तुरंत आदर के साथ बोले। मोह मोह, उसका फ़ोन लिए उसका दोस्त कम सरदर्द आनो दौड़ता हुआ आया तो उसने मुड़कर देखा। हल्की भूरी चमकती हुई आंखें और काले रफ से बाल जो कुछ यूं बन जाते जैसे उसके मन के हिसाब से चलते हों। कभी कुछ बिखर कर घूम जाते और कभी यूं सेट हो जाते कि उसके सांवले से रूप को कातिल बना जाते। वो सलोना रंग भी उसके नैन नक्श पर दीवाना था, इसलिए शायद खिल उठा था। कसी हुई बॉडी जिम जाने का नतीजा नहीं था, इस देश की मिट्टी में पसीना बहाने का नतीजा था। सुर्ख लाल टी शर्ट और नीचे ट्राउज़र में वो कहीं से किसान तो नहीं लग रहा था। ये एकड़ों फैली हुई ज़मीन उसके खुद के वजूद से बनाई हुई मेहनत थी। मोह का धैर्य थी वो हरियाली और उसका जुनून भी। बचपन से कुछ अलग था कि वो उसकी जिस पर नज़र रुकती वो उसका ही हो जाता, और जो उसका हो जाता यूं मोह के मोह में बदता कि कहीं नहीं जाता। अजीब सी कशिश थी उसमें, जैसे कि उसका ये नॉन स्टॉप बोलने वाला दोस्त आनो उसके अलावा कहीं जा ही नहीं पाया। पानी, वो उसको हाफते देख पानी उसकी तरफ बढ़ाकर बोला। तेरा फ़ोन, अंकल ने कहा है समय से पहुंच जाना। एड्रेस भी दिया है। वो पानी पीकर वहीं घास में फैल कर बोला। मुझे बता दिया था पापा ने, इसमें इतना भाग कर आने की क्या ज़रूरत थी, और मैं थोड़ी देर बाद भी जा सकता हूँ, लड़की विवेक को देखनी है, वो हाथ बांधता हुआ बोला। तो आनो ने गुस्से से उसे घूरा। भलाई का ज़माना नहीं है, बिल्कुल, खुद तो शादी करेगा नहीं, मेरे बहाने से चल ले, क्या पता कोई लड़की पसंद आ जाए मुझे, शादी की उम्र है मेरी अब। तो तुम चले जाओ। मोह कुछ आई हुई नई खाद के सैंपल देख बोला। इतने निर्दयी ना बनो मोह, ऐसी लड़कियों को जज नहीं करते भाई, विवेक तुझसे छोटा है, उसकी हो रही है शादी, तुझे किस बात का रोना है, कर लेना शादी। आनो मुंह बनाकर बोला। मैं लड़कियों को जज क्यों करूँगा, और क्या लड़कियों को दुनिया में किसी को भी किसी को जज करने का हक नहीं है, वो बिना उसको देखे बोला। समझ गया मेरे बाप, बिल्कुल मोह नहीं है ना किसी से तुझे, पर तू बिल्कुल चिंता मत कर, मेरी बद्दुआ है तुझे, ऐसा मोह हो तुझे कि बस तेरा नाम सार्थक हो जाए। वो बोला तो उसने मुड़कर उसे देखा। आनो शांत हुआ एकदम। घूरना बंद कर, डर लगता है, पर अगर चलना तो ले चलना मुझे भी। चलो, कुछ ठेकेदारों से बात करनी है, बोलता हुआ वो आगे बढ़ चुका था और आनो भागता हुआ फिर उसके पीछे। और इधर दूसरी तरफ छक्का, चुनमुन ने बैट घुमाकर सिक्सर जड़ा ही था कि नज़र सामने खड़ी हुई स्नेह पर पड़ी उसकी। चुनमुन, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, घर चलो, दादी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वो जल्दी से उसके हाथ से बैट लेकर साइड में रखे हुए शॉपर लेती हुई स्कूटी की तरफ बढ़ी, तो वो भी सबको ग्राउंड में बाय बॉल उसके पीछे भागा। मुँह लाल था उनका। जब तुम आई थी दीदी। हाँ, पर क्यों? क्योंकि दीदी, इसका मतलब अंदर ही अंदर आग लग रही है दादी को, और जब मैं जाऊंगा तो वो मुझे उसमें जलाकर पकौड़ी बना देंगी। तो क्या तू घर ही नहीं आएगा? जानता है इस सामान की कितनी ज़रूरत है घर पर। विभा दीदी की साड़ी है इसमें, जानता है ना, मेहमानों के सामने वही पहनेंगी वो आज। पता है, अच्छे से पता है। इसकी मैचिंग फॉल के लिए मैं दर दर भटका हूँ। एक तो ऐसा रंग मिलाएगी जैसे लड़के वाले मुंह नहीं साड़ी की फॉल देखने आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं सामान पकड़ती हूँ, तू स्कूटी चला, ताऊजी के आने से पहले घर पहुँचना है हमें। चल रहा हूँ, वो मुंह बनाकर बोला तो स्नेह मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, हम पीछे वाले दरवाजे से घुसेंगे, तुम दादी के सामने पड़ना ही मत, और फिर मेहमान आने पर वो भूल जाएंगी तुम्हारे बारे में। अच्छा, तुम्हें लगता है दीदी उनकी वो उस दहेज में लाई हुई मसहरी पर बैठकर सुबह से शाम तक बादामों मुट्ठियाँ फाँकने के बाद उनका दिमाग भूला कैटेगरी में जाएगा? नहीं नहीं, मुझ जैसे प्यारे बच्चे को अब युद्ध भूमि में उतर कर अपने प्यारे प्यारे मुंह पर रिंकल देने ही पड़ेंगे। हो गया? स्नेह उसकी तरफ देख कुछ देर रुक कर बोली। हो गया। बोलता हुआ वो घर की तरफ स्कूटी मोड़ चुका था। वो कुछ पुरानी सी गली जिसमें लोगों की पीढ़ियां अपना जीवन जी चुकी थी, कुछ इस कदर अपनी थी कि कोई पराया था ही नहीं। लोग एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए स्नेह बिल्कुल सही पते पर पहुंची थी चुनमुन को ढूंढते हुए। ऊपर से स्नेह का वो शांत ठहरा व्यवहार जो उस महल्ले में तारीफ के काबिल था। हाँ, ईला या कला होती तो बात अलग थी।
त्रिवेदी खानदान की स्नेह से पहले पैदा हुई तीनों देवियों को पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। विभा नॉर्मल थी तो एमए कर लिया। कला ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी और ईला वो बस घसीट रही थी खुद, बाकी सब कामों में दिमाग ज़्यादा लगाकर पढ़ाई पर एहसान करते हुए। पर स्नेह, उसके सपने कुछ अलग थे और फिलहाल वो कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी। त्रिवेदी खानदान की कपड़ों की दुकानें थी शहर के एक अलग अलग एरिया में, तो हर दुकान पर घर का एक सदस्य मनोनीत था। कुल मिलाकर भरा पूरा वसूलों वाला एक मिडिल क्लास परिवार, जहाँ कुछ नियम सब पर थे। रिफाइंड पनीर मसाला, जलजीरा पाउडर, धनिया, नींबू। अरे चुनमुन, तुम निरमा तो लाए नहीं, कहा था ना अभी के लिए 5 किलो ले आना, फिर जीवन से कहकर थोक में मंगवा लेंगे। राधा सारा सामान निकाल उसे देखते हुए बोली। गुजिया, समोसे, हलवा, पनीर, रायता, पूड़ी, पुलाव, बर्फी, जलजीरा पानी, इन सब चीज़ों में निरमा तो पड़ता नहीं ताई जी, इसलिए अभी मैं नहीं लाया। कल मैं ले आऊँगा, आज भर काम चला लीजिए। क्यों लाएगा ये कामचोर, बातों का कटोरा, मुँह लगना कहीं का, आधा सामान तो भूलेगा ही। इसकी गज भर जबान चलेगी या फिर दिमाग चलेगा। कुंती देवी तुनक्कर बोली। आप पर ही गया हूँ, कह दीजिए इनसे ताई जी, नाम चमनलाल रखने से मेरे 4 हाथ नहीं हो जाएंगे, 2 ही रहेंगे। पिछले आधे घंटे से लड़ रही हैं मुझसे, अपनी जबान के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो बोला ही था कि चटाक से चप्पल उसके कंधे पर लगी। टेंशन ना लो बूढ़ा, मंदिर कल यही चप्पल पहनकर जाओगी ना, रिश्वत देकर चप्पल चोरी करवा दूंगा तुम्हारी। चुनमुन, विभा दीदी की साड़ी दे दो, कहाँ है? बात आगे बढ़ती उससे पहले ही ईला प्रकट हुई। मैं पहने बैठा हूँ, निकाल लो, वो झुझलाया हुआ बोला। अगर पहने हो तो भी निकाल कर दो, क्योंकि फिलहाल तुम्हें लड़के वाले देखने नहीं आ रहे। देखने तो तुम्हें भी नहीं आ रहे हैं इलावती जी, दीदी बोल कमीने। वो साड़ी जो कि फिलहाल सरिता ने निकाल ली थी उनसे लेती हुई बोली। माँ, भूख लगी है। चुनमुन फिलहाल सरिता को देखकर बोला। पहले अपनी बुआ को लेकर स्टेशन पर आ गई होंगी। कुंती देवी ने फिर हाजिरी लगाई। क्यों आ रही हैं वो? उनको देख क्या लड़के वाले दहेज कम कर लेंगे क्या? आज आने दो दीना को, इस लड़के की अच्छी सी खबर लेगा वो फिर। ताऊ जी, पापा और चाचा की धमकी मत देना मुझे बूढ़ा माता, वरना आपकी डायबिटीज की गोली के हिसाब से कल खाई हुई जलेबी जोड़ दूंगा विद रबड़ी। अम्मा, अम्मा, बाहर से जैसे ही आवाज़ आई, फिलहाल घर में मचा हुआ कोहराम रुक गया। दीनानाथ अपने दोनों भाइयों सहित और जीवन रमन के साथ उपस्थित हुए, कुछ जलपान के साथ। आ गए तुम लोग? जी अम्मा, वो मेहमान 5 बजे का समय दे चुके हैं, रात का खाना हमारे अनुरोध पर यहीं खाएंगे, तो हमने सोचा अब चला जाए। सारी तैयारी हो गई राधा जी? जी सब तैयार हैं, बस स्नेह को मैंने अभी नैना को बुलाने भेजा है। लड़कियों को तैयार करने का कोर्स किया है उसने, अच्छे से विभा को तैयार कर देगी। और कला ने बैठक भी ठीक कर दी है, बाकी कुछ काम हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं, सब अच्छा है। माँ, पानी पिलवा दीजिए ज़रा। जीवन राधा से बोली तो उन्होंने मुड़कर ज्योति को देखा, तो वो पानी लेने किचन की तरफ चली गई। पीछे से रीमा भी कुछ मीठा लेकर उसके साथ ही हाजिर हुई। चुनमुन बुआ आ गई, लेकर आ जाओ उनको। रमन फोन निकाल पीछे दादी को धक्का देकर जगह बनाकर पसरे हुए चुनमुन को देखकर बोला। जा रहा हूँ, वो वैसे ही पड़ा हुआ बोला। तो जाना, कुंती जी उसकी पीठ पर फिर मार कर बोली। पैसे दो पहले अपनी छिपे हुए खजाने से, तब जाऊंगा, वो धीरे धीरे बोला इधर उधर देखकर। जब पन्ना लाल और बाकी सब कुछ आपस में बात कर रहे थे। ये ले निगोड़े, वो ब्लाउज में किसी ज्वेलर्स की दी हुई पर्स निकाल, उसमें से 100 रुपये निकाल कर बोली। 500 बूढ़ा, 500, अब महंगाई का ज़माना है। नहीं, तू कल फिर मांगेगा, पैसे हवा में बनते हैं क्या? वो अपने मोटे से पोपले मुंह पर सख्ती लाकर बोली, पर वो भी चुनमुन था, छीन कर भाग गया। खैर, समय से नीलेश और निहार अपनी अपनी पत्नियों और पुत्र वधू के साथ उपस्थित हुए। फिलहाल ईला ने अपनी शक्ल को सुधारते हुए सबसे पहले लड़के को देखने का अवसर प्राप्त किया। इधर विभा के कमरे में उस नीली साड़ी में सजी हुई बैठी, वो बड़ी नर्वस हो रही थी। स्नेह ने अपना काम समय पर किया था, नैना आकर उसे अच्छे से तैयार कर चुकी थी, पर वो नैना के भेजने के चक्कर में खुद उसके पार्लर में फंस गई थी, क्योंकि उसने आज भीड़ होने की वजह से
थोड़ी देर के लिए उसके आने तक उसे रुकने के लिए कहा था। और इधर कला पिंक सूट पहने मुंह पर बीको क्रीम लगाकर उसे इधर उधर से देख रही थी। वैसे अच्छी लग रही हो दीदी। सच में ना, विभा आंखें बड़ी कर बोली। अरे हाँ, भरोसा ना हो तो स्नेह से पूछना, अभी आती होगी। अभी नहीं आएगी, मैं बोल आई थी उसे 6:30 बजे आना, तब आएगी। नैना मेकअप बॉक्स बंद कर बोली। नैना काजल डार्क नहीं है ज़्यादा, विभा कुछ झिझक कर बोली। नहीं विभा, बिल्कुल नहीं, देखना लड़के वाले फ्लैट हो जाएंगे तुम्हें देखकर। हाँ वो तो हो ही जाएंगे जब लड़का के दांत होठों तक निकले हुए होंगे और वो बार बार शर्ट की स्लीव से अपना नाक पोंछ रहा होगा। उसके लिए आप बालों का घोंसला भी बना ले, फिर भी आप हीरोइन ही लगेंगी। पीछे से आकर अफसोस में इला बोली तो उन तीनों ने मुड़कर एकदम उसे देखा। मजाक मत करो इला, विभा उसे घूर कर देख बोली। आपकी चिंता नहीं है मुझे, अपने होने वाले भांजे और भांजियों की चिंता है। कैसे होंगे वो? झूठ बोल रही हो ना? कला कमर पर हाथ रख उसके चेहरे को देखकर बोली। साइड हटो दीदी, बाहर जाओ, भाभी तुम्हें याद कर रही हैं। और नाश्ता देते देते डर मत जाना, दिल पक्का करके जाना, फिर कहना मैंने बताया नहीं। ईला गहरी सांस लेकर बोली तो विभा अब टेंशन में आ गई थी। फिलहाल वो हमेशा की तरह उसकी बातों में आ गई थी, पर कला को कुछ दाल में काला लगा, इसलिए वो सीधा बाहर गई। उधर स्नेह उन सारे कस्टमर को डेट देकर उनका डेटा डायरी में नोट कर जब फ्री हुई तो देखा शाम के 6:30 बज रहा था। सूरज देवता बिल्कुल डूबते हुए टाटा बाय बाय कर रहे थे। स्नेह ने सब समेट कर पार्लर की हेल्पर को चाबी पकड़ा दी और भागती हुई बाहर निकली थी। अंधेरा होने के बाद घर से बाहर रहना अलाउ नहीं था उनमें से किसी को भी, पर ना जाने क्यों आगरा की गलियों से निकलते हुए उसे ढलती हुई शाम के उन नज़ारों के बीच वो धुंधला सा दिखता हुआ ताजमहल आज फिर उसके कदम थामता हुआ दिखाई दिया। उसकी गली से तो नहीं, पर 2 गली पार कर इस जगह पर दूर चमकती हुई वो सफ़ेद इमारत दिखती थी। मोहब्बत की निशानी मानते थे लोग उसे, पर पता नहीं क्यों वो कभी नहीं मान पाई। ताजमहल का वजूद खुद उसकी खूबसूरती थी, जिसे ना जाने कितने हाथों ने बड़े प्यार से तराशा था। सच पूछो तो मोहब्बत तो उनकी थी, वो चमकती हुई मीनार जिसने इसे तराशा था। पर कहते हैं ना, आईना उसका होता है जिसका वजूद उसमें वो दिखाता है, वरना उसे बनाते हुए कितनी किस्तियाँ किसी की आंखों में गई होंगी किसे पता। उसने कदम धीमे धीमे बढ़ाए, कहीं धीमी आंच और बनती चाय, कहीं पेठे की खुशबू, कहीं महकता हुआ इत्र और कहीं फेरों वाली का शोर। उसने उलझे हुए अपने घुघराले बालों को सही से दुपट्टे में सेट किया। वो धानी सूट उसे चिताई जी ने आज पहनने के लिए दिया था, ताकि मेहमानों के आ जाने पर सबकी तरह वो भी तैयार ही मिले। उस पर पड़ा वो सतरंगी दुपट्टा उसे बड़ा पसंद था। कितने पल बीत गए उसे इन भीड़ भरे बाजारों में एक अलग ही सुकून महसूस करते हुए कि नज़र तभी आसमान में फैलते हुए स्याह रंग को देख उसके होश उड़े। वो जल्दी से मुड़ी और टकरा गई किसी से, और उसने भी उसे संभालने के लिए उसके कंधे पकड़ लिए। वो तुरंत अलग हो जाती उस वजूद से, अगर कुछ अलग ना महसूस करती वो एक पल के लिए। जैसे उसका धीमी रफ्तार से धड़कता दिल, उसके वजूद से आती हुई वो सौंधी सौंधी किसी खेत में लगे हुए उन सफ़ेद छोटे फूलों की खुशबू। वो झट से पहचान गई थी वो महक। घर के पीछे बगीचे में लगे घास के साथ उगे फूलों में कुछ ऐसी ही महक आती है। उसके कंधे पर रखे हाथ उसे खुद से दूर करते गए तो उसे एकदम होश आया। वो एकदम छिटक कर अलग हुई उससे। माफ़ कीजिए, आपकी गलती नहीं है, मैंने ही नहीं देखा। वो सामने खड़े उस शख्स को एक नज़र देखते हुए बोली, जो अभी हैरानी से कम किसी और बात से रूबरू होकर उसे देखने लगा था। वो थी उसकी सुर्ख आंखें। दुपट्टा लढ़क कर उसके बालों को छोड़ गले पर आ गया था। मोह ने ध्यान से उस लड़की को एकटक देखा। पहली बार बिना किसी लड़की के इजाज़त बेवजह हक से, ना जाने क्यों बेमानी नहीं लगा आज उसे वो। कोई बात नहीं, आप ये बता सकती हैं? मोह बेहद एतमाद से बोला, जैसे कुछ खोया हुआ उस लड़की की आंखों में उसका मिल गया हो। माफ़ कीजिए, आप उन चाय वाले चाचा से पूछ लीजिए, वो यहाँ बरसों से हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा जल्दी है, बोलती हुई वो निकल गई। वो वाकई ताऊ जी की अब डांट नहीं खाना चाहती थी।
बस वो लहराता हुआ दुपट्टा मोह की आंखों में रह गया। उसकी वो ब्राउन आंखें चमक उठी। ठंडी चलती हुई वो हल्की हवा उसके मन के हिसाब से सेट बालों को हल्की धाप से बेहद खूबसूरती से बिखरा चुकी थी। पता चल गया मोह 2 गली छोड़कर है घर। आनो पीछे किसी से पूछ कर आया तो मोह ने खामोशी से कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। कमरे के बीचों बीच बेड पर बैठी ईला को अभी फिलहाल कला घूर रही थी, जो अभी अभी विभा को बैठक में छोड़कर आई थी और विवेक को देखकर भी आई थी। अच्छे खासे लड़के का बैंड बजाकर जो उसने विभा की घबराहट और बढ़ा दी, उसके लिए अब जाकर उसकी क्लास तो लगनी बनती थी। क्या हुआ, मैंने क्या किया? ईला हाथ नचाकर बोली। जैसे कि तुम जानती नहीं, भोली मत बनो ज़्यादा। ऐसे कोई बोलता है क्या? ये तो वो विभा दीदी थी जो सिर्फ घबराई, और कोई लड़की होती तो शादी के लिए ही मना कर देती, लड़के को देखने से पहले ही तेरे इस कारनामे से। हुआ तो नहीं ना ऐसा, तो काहे चिल्ला रही हो? और तुम इतना हाफ काहे रही हो? तुम्हारे इस सतरंगी दुपट्टे के पीछे क्या कुत्ते पड़ गए थे? ईला उससे बोलती हुई दरवाजे पर अभी अभी आकर खड़ी हुई स्नेह से बोली। भाग कर आई हूँ, वो पतली गली के शॉर्टकट से। देखा नहीं रात हो गई है और ताऊजी घर पर हैं। वो बेड पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेकर बोली। मैंने तो पहले ही कहा था कि भागो भागो घर पर, हिटलर आने वाले हैं। बोलने वाला अलार्म लगा लो अपने अपने मोबाइल में। ठीक 6 बजे का। बाहर जाते हुए जैसे ही 6 बजे बजना शुरू। घड़ी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ईला बोली तो कला ने उसे घूरा। शर्म नहीं आती बाबूजी के बारे में ऐसा बोलते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। ताऊ जी के बारे में ऐसा बोलते हुए? वो तपाक से बोली तो कला ने गहरी सांस ली। स्नेह, तुम पानी पी लो फिर चलो, माँ ने कहा है खाना लगवाना है मेहमानों का। और इलावती जी तुम चलो, सलाद काट के रखो चल के। दर्जन भर लोग हैं घर में, फिर भी मैं ही सलाद काटूं? दर्जन भर लोग हैं घर में, सब खाते हैं। और तुम दर्जन भर लोगों के घर का बराबर खाती हो अकेले? हमने कुछ कहा तब? कला उसी की टोन में बोली। चुनमुन बुआ को लेकर आ गया क्या? स्नेह उन दोनों को लड़ते देख बीच में कुछ सोचकर बोली। नहीं, वो दोनों एक साथ बोली, फिर आने वाले नए तमाशे को सोचते हुए एकदम उठकर बाहर आई। नाश्ते पानी का कार्यक्रम खत्म हुआ। त्रिवेदी बंधुओं ने पूरी खातिरदारी की थी मेहमानों की। कुंती देवी भी मुखिया प्रमुख होते हुए बढ़कर उसमें शामिल थी। विभा और विवेक ने एक दूसरे को देख कुछ संकोच से अपनी रजामंदी की मुहर भी लगा दी थी इस रिश्ते पर। नीलेश जी, भोजन तैयार है, जीवन का इशारा करते ही दीनानाथ आगे बढ़कर बोले। तो नीलेश जी ने निहार और नीता को देखा, जिसका मतलब वो साफ समझ गए। मोह कहाँ है? निहार जो फुर्ती से फोन निकाला तो पद्मा ने अनुज की पत्नी को इशारा कर अंदर जाने को कहा तो विनीता झट से अंदर की तरफ बढ़ गई, विभा को अंदर ले जाने के बहाने। चलिए मेरी होने वाली छोटी देवरानी, वो विभा को कंधे से पकड़कर बोली तो वो शर्म से लाल हो उठी। अरे अरे, काहे बहुरिया को परेशान किया? कुंती देवी पहले तो कुछ धीमे बोली, फिर कुछ तेज आवाज में आवाज लगाई। राधा बहुरिया, देखो बहुरिया अंदर आ रही है, अरे घर दिखा दो उसको भी। उनकी कर्कश आवाज़ सुन सब अंदर सतर्क हो गए। ज्योति रीमा किचन से निकल खुद को संभालती हुई आंगन में आ गई। राधा, सरिता, सुनीता सास पत संभालते हुए तुरंत आगे आ गई। कला ने झट से कुर्सी डाली और स्नेह ने सलाद काटते हुए आधी खाती हुई इला के हाथ से प्लेट झट से लपक ली। अरे आप क्यों परेशान हुई बेटा? राधा विभा पर एक नज़र डाल विनीता से बोली। अरे चाची जी, हमारा भी तो ये मायका हुआ, बताइए कोई काम हो तो। अरे आप बैठिए दीदी, सब हो गया है, ज्योति झट से आगे आकर बोली तो विनीता की नज़र कुछ पल सामने मुस्कुरा कर देखती हुई खड़ी स्नेह पर टिकी। नमस्ते, वो उन्हें यूं देखते देख धीमे से बोली। नमस्ते, विभा की बहन हो तुम? जी, ये स्नेह है, ये कला और ये ईला, सरिता जी तुरंत बोली। भरा पूरा परिवार है आपका, अकेलापन कभी लगता ही नहीं होगा। अकेलापन वो क्या होता है? आप ऐसा समझ लीजिए कि हमने अकेलेपन और प्राइवेसी बस टीवी पर ही सुना और देखा है। बाकी हमारे घर में तो रात को सोते हुए भी लगता है कि कहीं मुझसे चादर ओढ़कर सो गए तो कोई और आपके ऊपर बिस्तर का ढेर समझकर लुढ़क न जाए। ईला पूरी बात डिस्क्राइब करके बोली, तब कला ने उसके पेट पर कोहनी मारी, पर तब तक विनीता खिलखिलाकर हंस पड़ी।
बहुत मजाक करती है ईला, आप इसकी बात पर ध्यान मत देना, स्नेह बात बनाकर बोली। तो विनीता ने एक बार फिर उसे खामोशी से देखा। वैसे बिटिया, खाना तैयार है, लगवा दिया जाए? राधा बात वहीं रोक कर बोली। अभी नहीं चाची जी, वो ऐसा है ना, मेरे एक बड़े देवर भी हैं, उनको कुछ काम था, आते भी होंगे, तभी खाना लगवाना आप। अच्छा, अकेले हैं? मतलब उनकी बहू भी आती होगी? सुनीता प्यार से बोली। नहीं नहीं, अकेले ही हैं, शादी नहीं हुई उनकी, करना ही नहीं चाहते अभी, इसलिए बाबूजी के कहने पर चाचा जी ने विवेक का रिश्ता आपके यहाँ पक्का किया। मोह मोह नाम है उनका। विनीता बोली ही थी कि घर के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। सब एकदम सजग हुए। वो कदमों को नाप कर रखता हुआ घर में घुसा। उसके पीछे आनो भी आया, इधर उधर देखते हुए। बेहद हल्की पर्पल टी शर्ट और ब्लैक जींस में उसके सांवले रूप को और निखार कर कातिल कर दिया था। उसके वो रब बालों से कुछ बाल घूमकर उसके माथे को और खूबसूरत कर रहे थे, और उसकी वो भूरी चमकती हुई कुछ बोलती हुई आंखें अभी रात की लाइट में शहद रंग ले चुकी थी। हाथों में बड़ी हुई वो ब्लैक स्ट्रैप वॉच पहने वो जब सबके साथ आंगन में लगी हुई बड़ी मेज के पास आया, जहां लगभग 20 कुर्सियां सजी हुई थी और पूरा डाइनिंग कई व्यंजनों से भरा हुआ था, तो उसे देख इला मैडम तुरंत किचन में भाग कर आई, जहां अभी ज्योति, रीमा, विभा, कला और स्नेह भी। आप सबको पता है, जिस बिना ब्याहे देवर की बात विभा दीदी की जेठानी कर रही थी, वो आया है। तो ज्योति फटाफटा प्लेट साफ करती हुई बोली। अरे भाभी, तो मत बोलो, अरे मैंने सोचा होगा कोई मोटा भैंसा, इसलिए शादी नहीं हो रही बेचारे की। जल्दी बोलो और सीधा पॉइंट पर आओ, हमें बहुत काम है, तुम्हारी तरह बस मुंह नहीं चलाना। कला उसकी बकवास सुनकर बोली। वो तो देव मानुष निकला रे। मतलब? विभा धीरे से बोली। अरे चिकनी चमेली जलेबी बाई धन्नो, सबका मिश्रण है वो लड़के के भेष में लड़की है क्या? स्नेह उसकी बात सुन कुछ सोच कर बोली। अरे मेरी भोली माता, मेरे घर की गाय, अरे किलर है किलर। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी बेचारे की कि वो अपनी जवानी ऐसे ही वेस्ट कर रहा है। अरे किसी लड़की को देकर उसे ठिकाने लगाने के तो सोचना चाहिए। वैसे उसके साथ एक और भी लड़का है, छिले हुए आलू टाइप, एकदम गोरा सा, जैसे लाइट पड़ते ही पक के लाल हो जाएगा। धीरे बोलिए, तुम्हारी बातें घर में किसी ने सुन ली ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और चलो बाहर, मेहमान खाना खाने वाले हैं। रीमा उसके पास आकर उसे दांत किलस कर बोली। तो मैं क्या कोई सब्जी हूँ जो उनकी प्लेट में बैठ जाऊं भाभी? ईला बोली तो रीमा सर पर हाथ मारकर हंस पड़ी। सब्जी हो भी नहीं सकती, क्योंकि सब्जी बहुत टेस्टी होती है और तुम पे स्वाद और अनहेल्दी। कला आंखें नचाकर बोली। जैसे तैसे सबको बाहर निकाल, ज्योति ने जाते जाते स्नेह को खीर डोंगे में भरने को कहा। वो बाद में जानी थी तो वो वहीं रुक गई विभा के साथ। ये हमारा बड़ा बेटा मोह है, नीता जी बड़े प्यार से घर की औरतों से बोली, तो मोह नज़र उठाकर उन्हें नमस्ते कहा और फिर नज़रें झुका ली। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कायदे से पहले शादी मोह की होनी चाहिए, पर क्या करें भाई, हमारे घर के इन राजकुमारों को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। पद्मा बोली तो उसके पीछे छिपे ताने को मोह के साथ साथ निहार भी समझ गए। पास बैठे आनों ने माहौल को कुछ गंभीर होते हुए देख तुरंत बातों का सिलसिला शुरू किया। क्या बात है दादी जी, आपके घर में तो खाना बिल्कुल उंगलियां खा जाने की हद तक अच्छा बनता है। वो मुंह में लच्छा पराठा पनीर के साथ खाते हुए बोला। अरे और लो बेटा, राधा सुनीता परोसो, खड़ी काहे हो? कुंती जी तुरंत बोली तो सभी घर की औरतें एकदम काम पर लग गईं। पर फिलहाल तो इला सही थी, वाकई मोह मन को मोह लेने वाला ही था। सभी उसका वो रूप देख उसे ही नाप तोल रहे थे, पर मोह की शांति शायद इसलिए कुछ अलग थी क्योंकि वो उसके पीछे अपनी हर जिद, जुनून और गुस्सा छिपा लिया करता था। पर जो व्यक्ति का हिस्सा है वो कभी ना कभी बाहर तो आता ही है, और उसकी वजह उसके पीछे से आ रही थी। माँ, ये कचौरी गर्म है, ले लीजिए, वो पीछे से आगे आते हुए बोली तो मोह ने खाना रोक नज़र घुमाई। नज़र उसके सतरंगी दुपट्टे से होते ही बेकरारी से चेहरे पर जा टिकी थी मोह की। वो ठीक उसके पास खड़ी सबको कचौरी दे रही थी। वो सुर्ख आंखें जो मोह एक बार, सिर्फ एक बार खुद पर ना जाने क्यों महसूस करना चाहता था।
संभल कर टक किया हुआ दुपट्टा और उसके घुघराले बालों की झुलती हुई वो एक लट। फिलहाल मोह खाना रोक चुका था। आप भी लीजिए, स्नेह सबको देती हुई मोह से बोली तो मोह की भूरी आंखें उसकी आंखों की तरफ एकटक देखने लगी। पर वो पलकें झुकाए ही खड़ी थी और वो चाहता था कि वो उसे देखे। स्नेह, बेटा अब खीर ले आओ, सुनीता उससे पलट कर बोली तो वो एक कचौरी उसके प्लेट में रखती हुई पीछे मुड़कर किचन की तरफ चली गई। मोह खुद को ना जाने क्यों बेचैन होने से रोक ना सका। मेरा हो गया, वो एकदम खड़े होकर बोला। अरे बेटा, तुमने खीर तो खाई ही नहीं और खाना भी आधा अधूरा ही खाया, कुंती देवी प्यार से बोली। धन्यवाद दादी जी, बस इतना ही, वो आदर से बोला और उठा ही था कि उसका फोन बज उठा। वो उसे लेने के बहाने बैठक की दूसरी तरफ बढ़ गया। वो इतना ही खाता है, आनव मुंह में आधी कचौरी एक बार में ठूस कर बोला। तुमसे बचता ही नहीं होगा, इला मुंह में ही बोली तो भी आनव समझ गया उसके देखने से ही कि उसकी तारीफ में ही बोली होगी। वो कोफ्ते पास कीजिए प्लीज, आनव इला के जले पर नमक छिड़क कर जानबूझकर बोला तो इला नकली मुस्कुराहट लाते हुए बोली, जी बिल्कुल, आप ही के लिए तो बना है। जी मुझे पता है, आनव उसी के अंदाज में बोला। खैर कला सब समझ रही थी तो फिलहाल सबके सामने बस इला को घूर ही रही थी। तो दीनानाथ जी, हम घर जाकर अपने पंडित से पूछकर रोके की तिथि बता देते हैं। बाकी गोद भराई हम आज ही कर दें अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, नीलेश जी बोले। तो दीनानाथ ने तुरंत कुंती देवी की तरफ देखा तो उन्होंने भी हामी भर दी। खाने की मेज पर ज़रूरी बातों के साथ विवेक की भी नज़र विभा को ही ढूंढ रही थी जो फिलहाल किचन में शर्म से दोहरी हो रही थी। स्नेह वो खीर लेकर निकल ही रही थी कि उसने पुकारा, जी विभा दीदी। वो पलटी। बाहर सब ठीक है ना? वो कुछ धीरे से बोली। सब ठीक है दीदी, अब सब खाना खा रहे हैं, मैं ये खीर देकर आती हूँ, बाकी जो होगा आकर बता दूंगी। स्नेह बोली तो विभा ने एक गहरी सांस ली। जानती थी वो स्नेह कभी झूठ नहीं बोलती, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जब वो बाहर आई तो मोह की जगह खाली थी। उसे कुछ अजीब लगा और वो खीर देने में बिजी हो गई। सबको खीर हो जाने के बाद, जीवन जाओ बैठक में जाकर मोह को भी खीर दे आओ, कुंती देवी इशारे से बोली। जी दादी, अभी मैं चाचा जी के हाथ धुलवा कर जाता हूँ, वो धीरे से बोला, क्योंकि वो फिलहाल अभी वो सबके हाथ धुलवाने के फर्ज में था। तो कुंती देवी ने रमन को ढूंढा जो अभी बस पास वाली दुकान से बढ़िया पान लेने गया हुआ था। बाकी वो तीनों द्विवेदी बंधु आते जाते हुए थोड़ी अजीब लगते। गुस्सा तो उन्हें चुनमुन पर आया था, अभी वो होता तो उससे ही करवा देती। फिलहाल उनकी प्यारी बेटी को लेकर अभी आया ही नहीं था, पर क्या करती। तो उनकी नज़र स्नेह पर टिकी। घर की सबसे समझदार लड़की के हिसाब से वो तुरंत निश्चिंत होकर बोली, स्नेह जाओ उस बच्चे को भी खीर दे आओ, अब नया नया रिश्ता जुड़ रहा है, हम कोई गलती नहीं चाहते। वो बोली तो स्नेह ने कुछ सोचकर हामी से सिर हिला दिया। सुनिए, स्नेह उसके ठीक पीछे जाकर खड़ी हुई जो अभी फ़ोन में मुंह झुकाए बैठक की रोड की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास खड़ा था। वो बिना मुड़े ही पहचान गया उसकी आवाज़। मोह नाम है मेरा। वो झटके से मोबाइल बंद करता हुआ पीछे मुड़ा। जी मुझे पता है, आपकी भाभी ने बताया था, वो बिल्कुल ईमानदारी से बोली। खीर? वो ट्रे से उठा कटोरी उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, नहीं खानी। वो एकदम ज़िद्दी सा हुआ। दादी ने भिजवाई है, खा लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। स्नेह एकदम नज़र उसके चेहरे की तरफ करके बोली और एकदम खामोश हुई। वो उलझा उलझा बस किसी बच्चे की तरह शिकायत लिए उसे देख रहा था। स्नेह को कुछ अजीब तो लगा, पर फिलहाल उसने खुद को उससे बाहर किया और मोह उसकी आंखों की रंगत बदली। खुली खिड़की से आती चांद की वो बेहद शांत रोशनी उसकी आंखों को सहत कर चुकी थी। वो कृष्णमय रूप उसका और मनमोहक हो गया था। राधामय उसकी नज़रों को खुद पर महसूस करते ही कितना अजीब था ना सब, पर मोह के लिए नहीं। वो इन आँखों को जानता था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर कटोरी पकड़ ली तो स्नेह जाने के लिए तुरंत मुड़ी। स्नेह, उसने पुकारा और स्नेह की सांसें एकदम बेतरतीब हुई, जैसे अधिकार से, हक से पहली बार किसी ने उसे पुकारा हो। आपको मेरा नाम कैसे पता? वो पलटकर बस इतना ही बोली, जैसे मेरी भाभी ने मेरा नाम आपको बताया तो आपकी दीदी ने बता दिया, वैसे ही मुझे भी।
आपको कुछ और चाहिए? वो उसका जवाब सुनकर बोली। मैं किशमिश नहीं खाता। वो खुद ट्रे के साइड में चम्मच से किशमिश निकाल रखते हुए बोला। जी, मैं निकाल देती हूँ। वो उसकी करीबी, उसकी खुशबू, उसकी आंखों की चमक से कुछ घबराकर जल्दी-जल्दी कटोरी उससे लेते हुए किशमिश निकाल कर उसे देते हुए बोली और फिर 1 मिनट ना रुकी। और मोह पहली बार बध गया था किसी के मोह में, ऐसे जैसे उसकी नज़र अगर उसे देखकर कुछ भी कहेगी तो वो झट से मान जाएगा। ऐसा तो नहीं था वो, पर आज उसका दिल बागी हुआ था। मुलाकातों की ज़रूरत उसे नहीं थी, वो तो अनदेखी कब से उसकी थी, बस मिली आज थी। बहुत सुंदर है। आनव के पास से आती आवाज़ से वो एकदम होश में आया। खाना बचा नहीं था या वहाँ से उठाकर भगा दिया गया। मोह वैसे ही बोला, खा कर आया हूँ गले तक, पर तुम बताओ ये लड़की मेरे लिए कैसी रहेगी? कौन सी? जो अभी अभी गई है। आनव बोला ही था कि मोह ने उसकी तरफ पलटकर उसे घूरा। आनव समझ गया उसकी वो सर्द आंखें देख कि अगर आगे बोला तो अभी के अभी उसका कत्ल तय है। मजाक कर रहा था। आनव अनजान बनते हुए बोला, फिलहाल उसे जो जानना था वो समझ गया था। फिलहाल दोनों परिवारों के सदस्यों के साथ एकत्र होकर आंगन में बैठे सोने की चैन अंगूठी के साथ और बाकी चीज़ों के साथ पद्मा और नीता ने विभा की गोद भराई कर दी। सब थे, बस कुंती जी बराबर दरवाजे की तरफ देख रही थी। रात हो गई थी और चुनमुन गायब था। सोमवती को लेकर अभी आया ही नहीं था। मेहमानों की वजह से वो अभी चुप थे। ऊपर से सब बिजी थे, अनुज के साथ, जीवन और दीनानाथ नीलेश के साथ, और रामनाथ और बैजूनाथ निहार के साथ। इस बीच मोह, जिसे फिलहाल चंद्रवंशी परिवार बराबर नज़रों में रखे था कि वो अभी ना जाए, फिलहाल रुका हुआ था। स्नेह गोद भराई के वक्त से उसकी नज़रों में थी। कार्यक्रम संपन्न हुआ। नेक देकर सभी को मिठाई के साथ विदा किया गया जाने लगा। जाते वक्त एक बार नज़र भर कर मोह ने स्नेह को देखा, पर स्नेह की पलकें नहीं उठी। वो अभी 2 मिनट उसे देखते हुए इंतजार करता, पर इला बीच में उसे देखते हुए आ गई। नमस्ते जीजा जी, कुछ खो गया है क्या? वो हक से उससे बोली। नहीं, वो धीमे से उसके अचानक जीजा बोलने से हैरानी से बोला। अब तो आप आधे जीजा जी हुए ही हमारे। तो मोह ने हल्का मुस्कुराकर उसे देखा तो इला की आंखें एकदम फैली। आप मुस्कुराते भी हैं? हाँ, अब इंसानों में ये आदत तो होती ही है, आप में नहीं है। मुँह तो बोला नहीं, आनव बोल उठा। इला फिलहाल काटती हुई नज़र करती हुई उसकी तरफ घूमी। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों की कैटेगरी में आती ही नहीं, आपकी तरह। वो पलट कर बोली तो अब की आनव का मुंह बना और पीछे खड़े विवेक और अनुज हंस पड़े। नमस्ते आलजी जाऊं, वो उन दोनों को देख कर बोली तो सबने मुस्कुराकर सर हिला दिया। और कला ने तुरंत इला की बकवास बढ़ते देख उसे पीछे करते हुए उन सबको नमस्ते कहा। इसको सीरियस मत लेना आप लोग, ये बचपन में गिर गई थी तब से इसका दिमाग जगह पर नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं बोल रही थी। विवेक तुरंत उसकी साइड लेकर बोला। वैसे आप दोनों के अलावा स्नेह सबसे कम बोलती है ना? वो कला के साथ खड़ी स्नेह को देखकर बोला। हाँ भाई, मैंने भी नोटिस किया। क्यों स्नेह, क्या विवेक पसंद नहीं है तुम्हें अपनी दीदी के लिए? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुरंत बोली। तो मोह ने एक बार फिर उसकी नज़रों को खुद पर देखने की इच्छा की, पर फिलहाल वो स्नेह ठहरी। मजाल हो जो देखा हो। मोह भाई, आपको सब अच्छा लगा ना? विवेक मोह को खामोश देख प्यार से बोला। आज तक मोह ने बहुत किया था उसके लिए बिना जताए, पर ना जाने क्यों वो समझ नहीं पाता था उसकी खामोशी, इसलिए पूछ कर जान लेता था। तुम्हें पसंद है ना विवेक? तो बहुत अच्छा है, वो प्यार से बोला और कुछ नाराज सा स्नेह को देखते हुए बाहर की तरफ मुड़ गया। बाकी सब भी उसके पीछे हो लिए। प्रेम की पराकाष्ठा मोह से शुरू होकर स्नेह के साथ मोहब्बत के आखिरी अंजाम तक पहुंचती है, और इन दोनों के तो नाम में ही मोह और स्नेह छुपा हुआ है। एक स्नेह के मोह में बंधा जिद्दी सा दीवाना, और दूसरा प्रेम और मोह से कोसों दूर भोली भाली अपनी जिंदगी में रहने वाली स्नेह। इन दोनों का रिश्ता आगे कैसा होगा जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले पार्ट में। कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा।
वरना मेरा अगला पार्ट बनाने का हौसला बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप लोगों के कमेंट अच्छे आए तो कल 12 बजे तक इस कहानी के अगले पार्ट को देने की कोशिश करूँगी। वरना मैं भी सोचूंगी आखिर मैं भी तो थक जाती हूँ, जब आप लोगों के कमेंट का एनर्जी बूस्टर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। चलिए मिलते हैं कल लेट सवेर कहानी के अगले पार्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।